मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत और संसार। आज के सेशन में मैं पूरे संसार के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और यह सामान्यतः जो टॉपिक है क्लास 9th के जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे। उन्हीं सब तथ्यों पर आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया, यानी भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में। तो जो भारत है यह एशिया महाद्वीप में अगर नॉर्थ और साउथ की बात की जाए तो सामान्यतः यह साउथर्न पार्ट में है, यानी कि नीचे है। उसके बाद से अगर ईस्ट वेस्ट की बात की जाए तो न ही भारत ईस्ट में है और न ही ज्यादा वेस्ट में है, यह बीचों बीच है। और जो भारत है इसकी स्थिति ऐसी है कि जहां से तमाम तरीके के जो समुद्री व्यापार है वहां से किए जा सकते हैं और होता भी है। जैसे कि मुंबई बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, उसके बाद से मारमागुआ हो गया, कोचीन हो गया। ये सभी ऐसी जगह है जहां से दुनिया के तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल मार्गों के माध्यम से होता है। सामान्यतः जो पश्चिमी तट है भारत का, यहाँ से तमाम जो पश्चिमी देश है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, उसके बाद से यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, और जो एशिया के पश्चिमी देश है उनके भी साथ जो समुद्री व्यापार है भारत का होता है। अब बात करते हैं भारत के पूर्व दिशा, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है उस तट के माध्यम से सामान्यतः चीन हो गया, उसके बाद से साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, मलेशिया, तमाम जो पूर्वी देश है एशिया के, उनके साथ व्यापार होता है। तो इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो भारत है वो बहुत ही भारत की स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इंडियन ओशियन नाम पड़ा है, सामान्यतः किसी देश के नाम पर किसी ओशियंस का नाम तो नहीं है, मगर जो भारत की जो क्या बोलते हैं कि जो दक्षिणी भाग है वो सामान्यतः सबसे ज्यादा समुद्री क्षेत्र में है, यानी कि पेनिनसुलर वाला पार्ट जो है वो इंडियन ओशियन में है। इस दृष्टिकोण से अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो जैसे भारत की बनावट है और जिस प्रकार से समुद्री तट है भारत के पास, वो वैसा समुद्री तट या वैसी बनावट किसी देश के पास नहीं है। इसीलिए तो इंडियन ओशियन जो है वो हमारे देश के नाम पर उसका नाम पड़ा। अब बात करते हैं लैंड रूट। लैंड रूट के बारे में भी इस पैराग्राफ में कुछ चीजें दी गई, जैसे कि जो भारत है, यानी कि आज जो समुद्री मार्ग है उसके बाद से क्या बोलते हैं कि वायु मार्ग है, इनके माध्यम से व्यापार या जो भी यात्राएं होती हैं आज के समय में होती हैं। लेकिन समुद्री मार्ग से पहले भी अगर कोई यात्रा होती थी वो होती थी लैंड रूट के माध्यम से, और लैंड रूट के माध्यम से समानतः जो भारत का जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन क्षेत्रों के माध्यम से जो भारतीय लोग हैं वो पश्चिमी देशों की तरफ जाते थे। इसमें समानतः या तो व्यापारी होते थे या तो धर्म प्रचारक, जिसको हम लोग मिशनरी बोलते हैं, वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, दूसरे जगहों पर जाते थे। क्योंकि पहले के जो ज्यादातर जो साधु संत थे वो खाना बदोशी टाइप की जो प्रवृत्ति थी उसके माध्यम से अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। अब बात से पंचतंत्र की कहानियां हो गई। इस प्रकार के जो प्रमुख चीजें थी, साहित्यिक चीजें या शिक्षा से संबंधित, इन सब को अगर इन सब का प्रचार प्रसार इन यात्राओं के माध्यम से जो स्थलीय जो यात्रा है उसके माध्यम से किया गया। अब बात करते हैं स्पाइस, मजलिन और मर्केंडाइज। पुराने समय में जो भारत है इसका सामान्यतः जो मसाला है, मलमल है, उसके बाद से और अन्य जो चीजें हैं उसका भारत निर्यात अन्य देशों को करता था, जो कि स्थलीय मार्ग के माध्यम से करता था। और
बाद में फिर जलीय मार्ग के माध्यम से ही अन्य तमाम देशों को निर्यात करता था, और जिसके कारण तमाम जो यूरोपीय देश थे भारत आए और बाद में अपनी सत्ता स्थापित की। अब बात करते हैं ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर की बात की जाए तो सामान्यतः भारत ने वैचारिक रूप से बहुत कुछ संसार को दिया, डेसिमल पद्धति, शून्य, उसके बाद से अन्य चीजें जो हैं वो दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में ग्रीक जो कल्चर है उसके माध्यम से जो डोम बनता है, उसके बाद से जो मीनारें बनती है, उन पद्धति के माध्यम से भारत में तमाम तरीके के मीनारों का निर्माण किया गया। धन्यवाद। करते हैं आइडियाज ऑफ रामायण, यानी कि जो भी भारत में जैसे रामायण हो गया,